हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सेट नंबर 8 का वीडियो सॉल्यूशन और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना ऑनलाइन टेस्ट को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट दिया जाता है, हर 2 दिन पे आपको एक टेस्ट मिलता है, तो आप उसको उसी दिन सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग टाइम से सेट को सॉल्व कर लेते हैं। और कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं कि टेस्ट आज दिया जाता है और वो 2 दिन के बाद से सॉल्व करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप साथ ही लोग सभी लोग साथ में टेस्ट दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग की स्टैटिक्स क्या चल रही है, कितना परफॉर्मेंस जा रहा है, किस तरह से कितना कट ऑफ रखना चाहिए, तो मुझे एक अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस सेट का एक सेफ स्कोर क्या था। अगर आपने मेल कैंडिडेट से और आपने 140 मार्क्स स्कोर किया तो बिल्कुल सही है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 113.2 मार्क्स रखा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पूजा किस राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। भारत जो पूजा है वो किस राज्य की एक महत्वपूर्ण नदी है। केरल की एक महत्वपूर्ण नदी है, ऑप्शन बी। किसके प्रावधानों के अनुसार भारत के प्रांतों में द्विशासन की शुरुआत की गई थी। प्रांतों में द्विशासन की स्टार्टिंग की गई थी मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, B.R. अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1930 में। ठीक है, 1930। और महाज जो सत्याग्रह था स्टार्ट किया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा महाराष्ट्र में, वो 1927 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान नहीं करता है। तो 371 के अनुसार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे राज्यों को विशेष जो कि स्थान दिया गया, विशेष प्रावधान प्रदान करता है। तो इसके संबंध में मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया था अलग अलग राज्यों के संबंध में, ए से लेकर के काफ़ी दिए गए थे। जैसे कि अगर हम 371 ए बात करें तो वहाँ पे आपका नागालैंड हो जाता है, और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम आपका 371 के एफ के अंतर्गत आ जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 371 के डी और ई दोनों में इसका प्रावधान दिया गया। और यहाँ पे असम की बात करें तो असम के संबंध में हम कह सकते हैं 371 के बी हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात का संबंध 371 के संबंध में कहीं भी नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा जैन वास्तुकला के गौरवपूर्ण उदाहरण है। जैन वास्तुकला का तो गिरनार, गुजरात का गिरनार भी है। रणकपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये भी है राजस्थान के पाली जिले में। माउंट आबू तो आपको पता ही है, जैन मंदिर। तो तीनों के तीनों का संबंध यहाँ पे जैन गौरवपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है। सबसे पुराना यहाँ पे क्या होगा, तो फिनिक्स जो आश्रम है वो सबसे पुराना है, यानी ऑप्शन बी। इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1904 में ही की गई थी। साबरमती आश्रम भी पूछा था, इसकी स्थापना 1915 में किया गया था, लेकिन ध्यान देना इसका जो स्थापना किया गया था वो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के नाम से किया गया था 1915 में, अहमदाबाद के कोचरबा में। ठीक है, कोचरब कह सकते हैं नामक स्थान पर। लेकिन 1917 में इसको स्थानांतरित करके साबरमती नदी के किनारे रखा गया, और इस वजह से इसको साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1915 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने किया था, इसको भी याद रखिएगा, 1921 में। अगला पॉइंट क्या है कि जीतल नामक तांबे के सिक्के को दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने जारी किया था। किस सुल्तान ने जारी किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये गुलाम वंश के शासक थे और इनको गुलामों के गुलाम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इनको कहा जाता है। एकता प्रथा की स्टार्टिंग भी इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश से आपको एक अच्छा प्रॉपर नोट्स दिया गया, आप उस नोट्स को पढ़ लेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो आपको कवर किया गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो जाता है मुझे बोलने में, या फिर उस क्वेश्चंस का आंसर गलत होता है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलता है, जब आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे होते तो वहाँ पे रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। रिपोर्ट करके आप उसका जो भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसका आंसर डाउट है, तो उसका सही आंसर आप लिख सकते हैं और आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो सोल्यूशन में उसको सुधार दूंगा, या फिर उसमें डाउट होगी मैं उसके बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो सुधारा जा सकता है। तो आप ज़रूर रिपोर्ट क्या करें। ठीक है,
चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में स्थापित किया गया था। सार्जेंट आयोग का संबंध शिक्षा से था, ये तो आपको पता है, शिक्षा के विकास हेतु। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, और 1944 का संबंध लॉर्ड वेवेल से होगा, यानी ऑप्शन डी। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में किस चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में किया गया था, लेकिन वो चार्टर अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। रेड ओलिंडियर पुस्तक के लेखक कौन है। रेड ओलिंडियर पुस्तक के लेखक कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। भारतीय महासंघ की तर्ज पर आधारित है। भारतीय महासंघ की तर्ज पर आधारित है तो कनाडा से, ठीक है, कनाडा, ऑप्शन डी। 1933 में इनकलाब जो लाहौर से संपादक कौन थे। इनकलाब के संपादक कौन थे। गुलाम हुसैन, ऑप्शन बी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो मैंने आपको इसके बारे में कई बार डिस्कस किया, और इसके संबंध में जो पारिस्थितिकी का यानी कि जो इन्वायरमेंट का हमारा नोट्स चल रहा है, आप उसको डेफिनेटली पढ़ते रहिएगा, क्योंकि उसमें हर पॉइंट्स को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक तो होता है वन्यजीव अधिनियम, एक होता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है वो 1972 के साथ है। वन आता है, वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, तो उसका संबंध 1980 से होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से होता है। तो ये तीनों ध्यान रखना है। और 1973 का संबंध टाइगर प्रोजेक्ट से तो आपको पता ही है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी होगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब मौत की सज़ा सुनाई गई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अटेम्प्ट करेंगे। मौत की सज़ा कब सुनाई गई थी। तो सुनाई गई की बात करें तो 7 अक्टूबर 1930 को इनको सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन इनको फांसी कब हुई थी, 23 मार्च 1971। तो क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग टिक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा गया सज़ा कब सुनाई गई, तो 7 अक्टूबर 1930, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करने की भारत की सर्वोच्च जो न्यायालय है, शक्ति किसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, तो ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत काल में दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो इस पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो भी है, जो कि ट्रिक के माध्यम से सल्तनत काल के विभिन्न जो ये दीवानी रियासत है या फिर यानी कि जो विभाग बनाई गई थी दिल्ली सल्तनत में, उस पर मैंने अलग से पोस्ट बनाया, नोट्स भी आपको दिया था। वेबसाइट पे हमारी पोस्ट ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, तो आप हर तरह से जा कर के पढ़ सकते हैं। तो दीवानी रियासत कैसे हम लोगों ने याद किया था, अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो मस्त था। दीवानी रियासत यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, बारबोसा ने किस साम्राज्य के लोगों के लिए बहुमूल्य काम किया था। तो भारत ये आया हुआ था किसके समय में, विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था कृष्णदेवराय के संबंध में, ठीक है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, विजयनगर साम्राज्य। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। सच्चा बादशाह किसने कहा था स्वयं को, गुरु हरगोविंद, जो कि सिखों के ये छठे गुरु थे, ठीक है, सिखों के छठे गुरु थे। नेक्स्ट वन देखिए, ध्यान दीजिएगा, अक्सर वो क्वेश्चंस में लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह होना चाहिए सच्चा बादशाह, लेकिन नहीं, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद को जाना जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द ने मौर्यकालीन राजनीतिक पर बौद्ध विचारों के प्रभाव को संदर्भित किया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दीर्घ निकाय, ठीक है, दीर्घ निकाय, ऑप्शन डी। कांग्रेस ने मोंटेग्यू घोषणा को असंतोषजनक और निराशाजनक घोषित किया, लेकिन किसके नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों चंबल नदी पर स्थित है, जबकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है 1, 3, 4, राइट आंसर ऑप्शन सी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषाक्ता गैस है क्योंकि यह क्या करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषाक्ता गैस है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से बंध बनाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नाभिक के तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी। नाभिक की तरफ घूमने वाले कुल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 से कम होता है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी 0 से कम। 8वीं सूची में
21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा है। 8वीं सूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषा कौन सी है? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 सिंधी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट वन क्या होगा राइट आंसर? नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? देखिए 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विधेयक को शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम का 22वां राज्य बना, सिक्किम 22वां राज्य बना। 56वें संविधान संशोधन को गोवा का राज्य का दर्जा दिया गया। यानी यहाँ पे कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई गलत नहीं है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से संबंध है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से संबंध है कौन सा? तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी। प्राक्कलन समिति संसद की किस सदन की समिति है? प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, यानी इसको कहा जाता है लोकसभा की सदन की समिति है। ऑप्शन ए। करेवा की मिट्टी जो कि जैफरॉन यानी कि केसर की एक स्थानीय किस्म होती है, खेती के लिए उपयोगी होता है, जो पाया जाता है किस हिमालय में? तो करेवा जो मिट्टी है वो कश्मीर हिमालय में मिलता है। ऑप्शन ए, ठीक है, कश्मीर हिमालय। सालतोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सालतोरो पर्वतमाला का संबंध हो जाता है काराकोरम पर्वतमाला। ऑप्शन ई। कावेरी नदी विवाद में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है? तो ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी विवाद का संबंध अगर राज्य पूछता तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल को टिक करते और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पुडुचेरी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी सही आंसर हमारा बनता है डी। बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की असली मंशा क्या थी? बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की असली मंशा क्या थी? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। पश्चिम बंगाल के किस शहर को शेफील्ड ऑफ इंडिया, भारत का शेफील्ड के नाम से जाना जाता है? तो हावड़ा। ऑप्शन डी, हावड़ा को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स भी लिखा गया, इसको आप पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है पशु जगत की ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है? ऑर्थोपोडा को हिंदी में हम लोग संधिपाद कहते हैं और इसके अंतर्गत केकड़े आ जाएंगे, मक्खी आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। कोरापुट में बॉक्साइट के समृद्ध भंडार है, बॉक्साइट के समृद्ध भंडार है, यह किस राज्य में? यानी कि कोरापुट किस राज्य में? कोरापुट का संबंध उड़ीसा से होता है। ऑप्शन बी, उड़ीसा। समुद्र के तल में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? समुद्र के तल में रहने वाले जंतु को हम लोग बेंथिक कहते हैं। ऑप्शन डी, बेंथिक। जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, पारिस्थितिकी, मैंने जो आपको स्टार्ट किया था पारिस्थितिकी तंत्र, तो उस वीडियो में आपको इसके बारे में बताया गया था कि बेंथिक क्या होता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पूरा इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि हंगुल के लिए फेमस है। मेट्योर बांध चिनाब नदी पर स्थित है, ये पॉइंट गलत है। मेट्योर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया और यहाँ पे हम कह सकते हैं केवल और केवल सही है ऑप्शन ए, केवल एक, ठीक है। और मेट्योर बांध का संबंध कहाँ पे होता है? तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि का संबंध पहाड़ों की ढलान पर की जाती है। निम्न में से किसे पृथ्वी के गैसीय आवरण का वास्तविक अंतिम सीमांत माना जाता है? अंतिम सीमांत बहिर्मंडल, यानी ऑप्शन बी, बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से किसे काली धारा के रूप में जाना जाता है? काली धारा, जापान की काली धारा भी कह सकते हैं। क्यूरोसियो की जलधारा जो है जापान की काली धारा के नाम से जानी जाती है। वसंधा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वसंधा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध हो जाता है गुजरात से। ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य की जो किस जंतु के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है? विक्रमशिला वन्यजीव अभयारण्य, गंगा नदी डॉल्फिन, ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन। लवलीना बोर्गेहेन किससे जुड़ी हुई है, जो कि हाल ही में चर्चा में थी? लवलीना बोर्गेहेन का संबंध हो जाता है मुक्केबाजी से, ठीक है, मुक्केबाजी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा पुस्तक के लेखक कौन है? बालाकोट एयर स्ट्राइक, इस पुस्तक के लेखक मनन भट्ट। ऑप्शन सी। उमलिंगला जो दर्रा है, उमलिंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए। उमलिंगला दर्रा का संबंध हो जाता है, क्या होगा ऑप्शन, हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? बिल्कुल सही, डी, लद्दाख, ठीक है। उमलिंगला दर्रा लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट वन, एक तराशा हुआ हीरा जो है किस कारण से या फिर किस वजह से चमकता है? एक तराशा हो जो हीरा होता है इसका उच्च अपवर्तनांक के कारण,
तो कभी कभी पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, ठीक है, 2.42 याद रखना, हीरे का अपवर्तनांक होता है। एक स्पष्ट गूंज या फिर प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर माना जाता है, लेकिन 16.5 यहाँ पे फिलहाल कहीं सही होगा, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। मिराज का क्या कारण है? मिराज का कारण क्या है? मिराज, जिसको हम लोग हिंदी में मरीचिका कहा जाता है, मरीचिका कहते हैं, तो प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? आगा का कप हॉकी से जुड़ा है, प्रोवर्स कप फुटबॉल से कब संबंधित है, थॉमस कप का संबंध यहाँ पे किससे होगा? बैडमिंटन से, ना कि टेबल टेनिस से। तो सी को टिक करेंगे, जो कि यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा उनकी यात्रा किए जाने वाले स्थानों पर निर्मित स्तूप निम्नलिखित में से किस स्तूप के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये उद्देशिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए गए? अब तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? टोटल 3 बार लागू किया गया, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। जैसे 1962 में, 1965 में और 1975 में। किस शहर को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? सॉरी, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। स्टेट अलग हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया अलग हो जाएगा। टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग नागपुर को, और मैंने जो स्टार्टिंग में बोल दिया था, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में हम लोग एमपी को जानते हैं, ठीक है, एमपी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लार्क वी वेबिन जो पुरस्कार है किससे संबंधित है? क्लार्क वी वेबिन पुरस्कार का संबंध वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अभिनय दर्पण पुस्तक में वर्णित है, जिसे कार्य के रूप में भी जाना जाता है? भरतनाट्यम नृत्य। भरतनाट्यम नृत्य का संबंध तमिलनाडु से। डंकन प्रस्ताव किससे संबंधित है? डंकन प्रस्ताव का संबंध विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, ठीक है, 1995, 1 जनवरी 1995। 1929 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? किसे टिक करेंगे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा एन एम जोशी, ऑप्शन ए। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र माना जाता है? निगमन केंद्र माना जाता है मेडुला अम्बलगेटा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा वोमन संपुट, ठीक है, वोमन संपुट, ऑप्शन सी। देखिए वोमन संपुट है, इसका हम लोग पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, और ये कह सकते हैं नेफ्रॉन का एक संरचने का भाग है, नेफ्रॉन। तो पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए और क्या होगा सही आंसर ये गेस कीजिए। धड़कन की, हृदय की धड़कन एक स्वचालित क्रिया जो कि कार्डिक केंद्र में नियंत्रित होता है। अम्लीयता हृदय की गति को अधिक तथा क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देती है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्याम्ल, जिसको हम लोग एंटासिड के नाम से जानते हैं, एंटासिड को आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर प्रयुक्त प्रत्याम्ल कौन सा है? तो देखिए मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस इसको कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वस असीनस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? अक्वस असीनस गधे का वैज्ञानिक नाम है, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। फैदम की इकाई होती है, फैदम जो है वो किसकी इकाई होती है? फैदम समुद्र की गहराई को मापने की इकाई होती है, फैदम, ऑप्शन सी। कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटॉप का उपयोग होता है। रेडियोधर्मी यानी जो रेडियो एक्टिविटी आइसोटॉप है, इसका उपयोग होता है किस लिए? कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, क्यों? पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है इसका आहार वहन के लिए, ठीक है, आहार वहन के लिए, यानी ऑप्शन ए होगा सही आंसर। निम्न में से उत्तक का उदाहरण है।
तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण माना जाता है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र किस में पाया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, गेस कीजिए। यहाँ पे मेरा सही आंसर बनेगा स्तनियों की अस्थियों में, ठीक है, स्तनियों की अस्थियों में पाया जाने वाला होता है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हैवर्सियन जो तंत्र होता है, स्तनधारी जंतुओं में अस्थियों की संरचना अत्यधिक जटिल, दृढ़ व सघन होती है, हैवर्सियन तंत्र। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन करने का निर्देश अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था का मतलब कह सकते हैं गैर संवैधानिक संस्था, ठीक है। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये एक प्रकार के गैर संवैधानिक संस्था है, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में नहीं होता है, उसको कहा जाता है गैर संवैधानिक, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा था। आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हुआ सही आंसर, अशोक चंद्रा, ठीक है, अशोक चंद्रा। अगला क्वेश्चन कि नरसिम्हा समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। तो बैंकिंग संरचना में सुधार हेतु संबंध जो दिया गया था, ऑप्शन सी। देश में स्कूलों के लिए लर्निंग सॉल्यूशन की पेशकश करने के लिए गूगल निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है। गूगल ने बायजूस के साथ साझेदारी की है, ऑप्शन बी। सितंबर 2021 में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 का आयोजन कर रहा है, यानी कि काजिंद 21 का आयोजित कर रहा है। तो काजिंद काजिकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्रेडर्स बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सभी खुदरा व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी कि किस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को लॉन्च करने की घोषणा की है, भारत मार्केट, ठीक है, भारत मार्केट। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया। विमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से होता है, शतरंज से। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसने जीता है, जेन गुडाल, ठीक है, जेन गुडाल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का बनाया जा रहा है शहर में, गुजरात के अहमदाबाद, ऑप्शन बी। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास आयोजन किया गया भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए, उनका नाम यहाँ पे हो जाएगा अमित केसरवानी, ठीक है, अमित केसरवानी। 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेटिंग ग्रेटनेस पुस्तक के लेखक कौन है। द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ क्रिकेटिंग ग्रेटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो बोरिया मुजुमदार के साथ साथ गौतम भट्टाचार्य, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे देखिए, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक की लेखिका है कविता राव, ऑप्शन डी होगा सही आंसर, कविता राव। जून 2021 में कौन सा देश औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है, यानी बिटकॉइन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है। राइट टू रिपेयर कानून को किसने लागू किया, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन ने राइट टू रिपेयर कानून को लागू किया। और इसके अंतर्गत क्या होगा, तो ब्रिटेन ने राइट टू रिपेयर कानून को लागू कर दिया, जिसके तहत बिजली उपकरण बनाने वाले निर्माताओं को कानूनी रूप से उपभोक्ताओं के सामान को रिपेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। कैबिनेट ने हाल ही में 16 राज्यों के गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुँचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है। किस परियोजना को मंजूरी दी है, भारत नेट परियोजना, ऑप्शन सी, भारत नेट परियोजना। किस मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य के तौर पर रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है।
बताइए कि विषधारी अभयारण्य को मंजूरी दी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाना है, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है पीयूष गोयल की जगह पर अश्विनी वैष्णव को दिया गया, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा का संयंत्र का उद्घाटन किया? एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया किसने? नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने यूरो कप 2020 यानी यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। किसे हरा करके? इंग्लैंड को पेनाल्टी शूटआउट में हरा करके ये खिताब जीता है। और ध्यान रखिएगा इटली ने ये दूसरी बार यानी यूरो 2020 का खिताब यानी यूरो खिताब को जीता है, ठीक है। शिग्मोत्सव किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? शिग्मोत्सव जो त्यौहार है वो किस राज्य के आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, गोवा, ठीक है। गोवा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य के टीवी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान मिला है? बताइए, राष्ट्रीय सम्मान मिला है? केरल, ऑप्शन सी होगा सही आंसर, केरल। आंध्र प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम उलैलावड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया? बताइए, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कुर्नूल एयरपोर्ट, ठीक है, कुर्नूल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी। किस देश ने अपने जांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है? तो लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया किस देश ने? चाइना ने, यानी ऑप्शन डी। भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? तो भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था, यानी ऑप्शन ए, कुर्था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। किसानों के लिए उस योजना का नाम क्या है? तो किसानों के लिए नई योजना शुरू किया गया, इसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ऑप्शन डी। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। जबकि भारत का पहला ऐसा राज्य बना है बिहार जिसमें इथेनॉल नीति लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाते हैं, ऑप्शन डी। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? बनाने का तरीका तो 2 है, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल सा शॉर्ट तरीका लगा लेते हैं। जैसे कि इस तरह के जब भी प्रश्न आपको आए तो 8 गुना हो जाएगा, यानी कि n2 - 1 और n1 - 1 गुने t कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। n2 का मतलब जो आपका दूसरी बार गुना बढ़ता है, जैसे 8 गुना हो जाएगी, दूसरी बार की बात की जा रही है, तो 8 - 1 7, और n1 यानी पहले जो गुना हुआ था उसका 2 गुना हुआ था, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे t का मतलब समय 4 वर्ष, तो 7 चौका 28। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से बनाते, क्योंकि ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज अगर यही रहता तो कैसे करते? जैसे इस तरह से क्या हो सकता है कि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो n वर्षों में कितना गुना होगा? 8 गुना। 8 गुना का मतलब 2 के पावर 3 लिखते, और 4 × 12 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। 12 वर्षों में वो 8 गुना होगा, राइट। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चंस में साधारण ब्याज है तो इस फॉर्मूले के यूज़ करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया तो हम इस मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? रवि, राहुल और राज के बीच एक निश्चित धनराशि 8:5:7 के अनुपात में इस तरह से वितरित की जाती है कि रवि का हिस्सा, यानी रवि का जो हिस्सा है, पहले वाले का बात की जा रही है, रवि का जो हिस्सा है राहुल और राज के हिस्सेदारी के योग से 1000 रुपये कम है। यानी कि अगर इन दोनों की हम बात करें तो 7 और 5 कितना होगा? 12, ठीक है, 12 हो जाता है। 12x इससे कितना? 1000 रुपये कम है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1000 रुपये कम है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000, x की वैल्यू निकल जाता है 250 रुपये, राइट। लेकिन प्रश्न हमसे पूछा क्या जा रहा है? रवि और राज के हिस्से का अंतर। तो देखिए रवि और राज, रवि तो आपका 8x है और राज आपका 7x है। इन दोनों के अंतर का हिस्सा करेंगे तो 8x में से 7x जाएगा तो x ही बचेगा, यानी x की जो वैल्यू निकल जाएगा हमारा ऑलरेडी निकल चुका है 250 रुपये। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है। कुछ करना ही नहीं है, 19 के स्क्वायर कितना होता है? 361, और संख्या में 361 मैंने जोड़ा तो कितना प्राप्त होता है? 23 का स्क्वायर।
23 का स्क्वायर 529 होता है, बस इसको आप घटा लीजिए। 529 में से हम 361 को घटाएंगे तो हमारा सही आंसर हो जाता है 168। ठीक है, 168 यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 दिया गया और इसका चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यानी चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है। तो कहने का मतलब कि 3x की जो वैल्यू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8x में से 5 घटाएंगे, 3x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू निकल जाता है 20। जब x की वैल्यू 20 निकल गया तो कितना हो जाता है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम निकालते हैं क्या कि प्लॉट की परिमिति। तो परिमिति क्या होता है 2 × L+B। L+B का मतलब 8 × 5 13x, तो 13x यानी कि 13 दूनी की 26x हो जाता है और x की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 20 निकाल रखा है, तो 26 दूनी की 52, सही आंसर 520, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कवर किया और ये हमारा सेट नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। तो अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।